नमस्कार साथियों। हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना देख लिया। उसमें हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में परिवर्तन भी देखा। प्रकाश किरण आती हैं और परिवर्तन होने के बाद वापस लौट जाती हैं। तो उस प्रकाश किरण की कुछ विशेष स्थितियां भी हमने देखा था। उस प्रकाश किरण के कुछ विशेष स्थितियां देखा था, जैसे जब प्रकाश किरण मुख्य से समांतर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, जब प्रकाश किरण दर्पण ध्रुव पे आपतित होती है। एक विशेष कंडीशन देखा था। क्या इन विशेष कंडीशन को छोड़कर और किसी और तरफ से प्रकाश किरण आपतित होती है, इन चारों कंडीशन छोड़कर, क्या तब भी हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं? ये हमने कल के वीडियो में चर्चा कर लिया। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके वो वीडियो देख लीजिए। प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। और आज के वीडियो में है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इससे हम लोग संबंध को प्रूव करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने कल ये देखा था, जैसे प्रकाश किरण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में हमारा क्या होगा, प्रकाश किरण आपतित होंगी। तो आपतित होंगी तो परिवर्तित होकर किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो उसमें हमने कुछ विशेष स्थिति देखा था। विशेष स्थिति क्या देखा था? यदि प्रकाश किरण मुख्य के समांतर आपतित होती है, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, मुख्य फोकस पर आपतित होती है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, यदि प्रकाश किरण दर्पण ध्रुव पर आपतित होती है। तो इन चार कंडीशन देखे थे। अगर तुमसे कहा जाए तुम प्रकाश किरण को न तो मुख्य फोकस से आपतित करोगे, ना ही मुख्य के समांतर आपतित करोगे, ना ही वक्रता केंद्र से आपतित करोगे, ना ही दर्पण ध्रुव पे आपतित करोगे। प्रकाश किसी डायरेक्शन से अपने स्वतंत्र पूर्वक आ रही है, क्या उसका प्रतिबिंब बना सकते हो? क्या बन सकता है? तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल बन सकता है। इस प्रकार बनेगा। अवतल दर्पण में इस प्रकार बनेगा, उत्तल दर्पण में इस प्रकार बनेगा। यदि इन चारों कंडीशन से हमारे प्रकाश किरण नहीं आ रही, किसी भी कंडीशन से आ रही, तो हमारा प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, राइट। प्रकाश के प्रवर्तन नियम से, प्रकाश के प्रवर्तन नियम से हम लोग प्रतिबिंब बना लेंगे। तो इसमें जो खास बात है, प्रकाश किरण तो न तो मुख्य अक्ष समांतर होगी, प्रकाश किरण न तो मुख्य अक्ष समांतर होगी, न तो मुख्य फोकस से होकर आपतित होगी, न ही वक्रता केंद्र से आपतित होगी, न ही दर्पण ध्रुव से आपतित होगी। क्या तब भी इसका प्रतिबिंब बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इस कंडीशन से हम लोग बना सकते हैं। दोनों बनाए, इसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में कर लिया था। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देखिए। और अपने दोस्तों तक भी ये शेयर करिए जो बोर्ड एग्जाम 2027 में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए बेहद ही जरूरी है, और जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा है गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो हम लोग संबंध कैसे निकालेंगे? F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो किस प्रकार निकालते हैं, चलिए। पहले नंबर तो आप प्रकाश प्रवर्तन नियम, इसमें लगा है प्रकाश प्रवर्तन नियम, ठीक है। हर जगह प्रकाश प्रवर्तन नियम लिखा है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही सिद्धांत लगा के हम लोग क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी में
संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। वक्र त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। वक्र त्रिज्या का फोकस दूरी में संबंध। तो हम लोग सिंपल सी बात देखते हैं एकदम सरल भाषा में। चलिए सरल भाषा में सबसे पहले बनाते हैं एक अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं? राइट, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। इसके उभरे हुए तल पे हम लोग क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। ये हमारा M1 हो जाएगा और ये हमारा M2 हो जाएगा। राइट, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और इसका वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले कटा हुआ भाग है उसी केंद्र क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र हो गया। और इससे जाने वाली सीधी रेखा क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष हो जाती है। राइट, अब हम लोग माना चित्र में एक दर्पण M1 M2 है जिसका मध्य बिंदु, जिसका दर्पण ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, इतना लिखेंगे। अब इससे एक प्रकाश किरण आपतित की जाती है। मुख्य अक्ष समांतर एक प्रकाश किरण आपतित की जाती है। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित की जाती है। AB आपतित की जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित की जाती है। ऐसे लिख सकते हैं, AB आपतित की जाती है। AB आपतित की जाती है। अब ए देखेंगे परिवर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी। हम यहाँ नियम रटेंगे नहीं। विशेष कंडीशन क्या है? मुख्य अक्ष समांतर हो तो फोकस से होकर जाती है। हम इसे रटेंगे नहीं। इससे किस पॉइंट से होकर जाएगी उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो उस पॉइंट को देखने के लिए हमें रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा प्रकाश प्रवर्तन नियम लगाते हैं। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। तो इसमें अभिलंब, ये आपतित किरण, आने वाली किरण क्या होगी? आपतित किरण। आने वाली किरण क्या है? ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसमें अभिलंब भी एक ही बिंदु पर। अभिलंब कहां से निकलता है? कोई भी अगर देखो, कोई भी हमारा क्या होता है? वृत्त होता है तो उसके केंद्र से बाहर जाने वाली जो रेखा होती है वो परिधि पर क्या होती है? लंबवत होती है। परिधि पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो इसका लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो जिस खोखले गोले कटा हुआ भाग है उसी केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से इसके आपतन बिंदु की से बाहर जाने वाली जो रेखा होगी इस बिंदु क्या होगी? अभिलंब होगी। इस बिंदु क्या होगी? अभिलंब होगी। और हम लोग जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण। प्रकाश प्रवर्तन नियम से आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही हमारा प्रवर्तन कोण होगा। प्रवर्तन कोण भी आज जो हमारा होगा वो भी उतना ही हमारा होगा। जितना हमारा आपतन कोण है उतना प्रवर्तन कोण, जितना प्रवर्तन कोण है उसी पे हमारी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। उतनी ही एंगल हमारा प्रकाश किरण परिवर्तित हो जाएगी। उतनी ही एंगल से हमारा प्रकाश किरण परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारी आपतित किस तरीके से हुए? मुख्य अक्ष के समांतर। किससे हुए? मुख्य अक्ष के समांतर। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर
और परिवर्तित किरण आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण जितना होगा उतना हमारे उतने ही एंगल पे हमारे क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अगर इतना अगर समझ में आएगा, एक लाइट रे यहाँ गुजरा है, कितना, 1 ही लाइट रे गुजारा गया है, 1 ही लाइट रे, कितना, 1 ही। तो 1 लाइट रे है, तो इसमें हम लोग यह देखें कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और परिवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब हमारा फोकस यहां से पता चला, कहां से जाएगी, उससे हम आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहीं से जाएगी। अगर इतना समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से, पहला परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से क्या होगा, एंगल, परिवर्तन के नियम से क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर सी बी एफ, एंगल ए बी सी बराबर सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। परिवर्तन के नियम से हमारा ए बी सी बराबर सी बी एफ, यानी हम लोग कह सकते हैं आई इक्वल आर, लिख सकते हैं आई इक्वल क्या हो सकता है, आर हो सकता है परिवर्तन नियम से। अब परिवर्तन के नियम से हो गया, राइट, पहला है। दूसरा कंडीशन हम लोग इसमें देखते हैं कि दूसरा चित्र में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, 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 आपतित किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी हमारा ए बी समांतर है सीपी के, सीपी क्या है, मुख्य अक्ष है, आपतित किरण ए बी समांतर है। अगर समांतर है तो इसमें जब समांतर है तो इसमें जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनता है। तो इसमें ए बी समांतर है तो तिर्यक रेखा क्या है, सी बी है, तो तिर्यक रेखा क्या है, सी बी है जो अभिलंबी है, सी बी है, अभिलंब तो दिख रहा है, ठीक है, सी बी क्या है हमारा, अभिलंबी है, सी बी है। अब सी बी है, अभिलंब भी है और तिर्यक रेखा भी है, तो अभिलंब रेखा सी बी है या तिर्यक रेखा सी बी है। जब दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी जो कोण यहाँ पर है वही कोण हमारा यहाँ पर भी होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण तिर्यक रेखा सी बी है तो एकांतर कोण एकांतर कोण हमारा क्या है,
एकांतर कोड हमारे क्या क्या बनेंगे, ए बी सी। एकांतर कोड क्या है, ए बी सी। एकांतर कोड ए बी सी और बी सी पी, बी सी पी, ये हमारे क्या है, एकांतर कोड है। क्या है, एकांतर कोड है। ये हमारे क्या बन गया, एकांतर कोड। अब एकांतर कोड है, देखिए एकांतर कोड है। अब ये दोनों, यहाँ आई बन रहा है और यहाँ आर बन रहा है। यहाँ आई आपतन कोड, यहाँ आर परिवर्तन कोड। अब हम परिवर्तन नियम से आई इक्वल आर जानते हैं, तो ए भी हमारा क्या बन जाएगा, ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ए आर है तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ए भी एंगल हमारा आर ही हो जाएगी। ए भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। ठीक है, आर हो गया। तो अब बताओ, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगे। सम्मुख भुजा क्या है, सी एफ और बी एफ। सी एफ और बी एफ क्या है, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। नहीं है तो इसे समीकरण एक माने, इसे समीकरण एक माने और इसे समीकरण दो माने। समीकरण एक और दो से मिलाने पर क्या बनेगा हमारा, समीकरण एक और दो को मिलाने पर हमारे क्या मिलेगा, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या बन रहा है हमारा, एबीसी इक्वल है हमारा, सीधा क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है सी बी एफ इक्वल बी सी पी, बी सी पी। ये हमारे हो रहे हैं। अब ये हमारे वो है, ए दोनों एक ही त्रिभुज के दो कोण हैं, एक ही त्रिभुज के दो कोण हैं, एक ही त्रिभुज के दो कोण हैं। और त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, इधर देखो त्रिभुज ये बन रहा है, एक ही त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज हमारा ए बन रहा है। त्रिभुज हमारा ए बन रहा है। ए त्रिभुज बन रहा है। अब ए त्रिभुज का नाम जो हमारा क्या है, ए सी है, ए एफ है और ए एफ है और ए हमारा बी है। ठीक है, अब इसमें हमारा देखो एक कोण, एक कोण हमारा क्या है, एक कोण हमारा आर है और ए भी हमारा क्या है, आई इक्वल आर है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बी है और जो सी है, बी और सी कोण बराबर है। बी और सी कोण क्या है, बी और सी क्या है, और इसका साथ देखा जाए तो कोण बी इक्वल क्या है, कोण सी है। कोण बी इक्वल कोण सी है। तो अब देखो दो कोण क्या है, बराबर है। ये दो कोण बराबर है तो इनकी दोनों भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि दो कोण बराबर हैं तो हमारी दोनों भुजाएं भी क्या होती हैं, दोनों भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर यानी हमारा सी एफ, हमारा सी एफ बी एफ के बराबर होगा। सी एफ बी एफ के बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसके सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कोण सी का सम्मुख कोण क्या है, कोण सी का सम्मुख कोण बी एफ और कोण बी का सम्मुख कोण सी एफ, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया, इतना अगर समझ में आ गया तो आसानी है। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3
इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा ए इसके बराबर हो गया। अगर इसमें बात करें, यदि आपतित किरण दर्पण ध्रुव के पास से, अत्यंत दर्पण ध्रुव के पास से आपतित हो, यदि आपतित किरण दर्पण ध्रुव के पास से आपतित हो, यदि आपतित किरण दर्पण ध्रुव के पास से समीप से आपतित हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा समीप से आपतित होगा तो पीएफ बराबर बीएफ हो जाएगा। पीएफ बराबर क्या हो जाएगा? बीएफ हो जाएगा। पीएफ बराबर बीएफ, यानी समीप से आपतित होगा। यदि ऐसा कंडीशन बन जाए, ऐसा कंडीशन, यदि ऐसा कंडीशन बन जाए, ये बहुत ही समीप से आपतित हो, बहुत ही समीप से आपतित होगा, तो हमारा जो हमारा क्या होगा? जो हमारा ए होगा बीएफ, वो किसके बराबर हो जाएगा? बीएफ किस पे आपतित हो जाएगा? पीएफ पे। बीएफ किस पे आपतित होगा? पीएफ पे। तो बीएफ हमारा जो हो जाएगा पीएफ के बराबर हो जाएगी, यानी ए इसी पे एक किरण इसी पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक किरण जो है ए रेखा इसी पे, अगर इस समीप आ गया तो ये हमारा इसी पे हो गया जाएगा। तो हमारा इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हमारा ए हो सकता है, इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण दर्पण ध्रुव के समीप आपतित हो, आपतित हो तो हमारा क्या हो जाएगा? डायग्राम यही है, आपतित हो तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, ये हमारा पी है। तो अत्यंत समीप आपतित होगी, अत्यंत समीप आपतित होगी तो हमारा जो बीएफ है वो पीएफ के बराबर है। समीप आपतित हो तो हमारा जो ए है, ए इसके बराबर हो जाएगा। अगर अत्यंत समीप आपतित हो तो बीएफ बराबर क्या हो जाएगा? पीएफ हो जाएगा। बीएफ बराबर क्या हो जाएगा? पीएफ हो जाएगा। बीएफ बराबर क्या हो जाएगा? पीएफ हो जाएगा। और हम ये जानते हैं, अब इसमें ए जानते हैं बीएफ बराबर पीएफ, समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4, राइट। अब ए हम जानते हैं यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? आर होती है। और यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? एफ होती है। इतना तो हमें पता ही है। ए वक्र त्रिज्या है, फोकस दूरी है, और ए पूरी दूरी क्या होती है? अब हमें आर और एफ के बीच संबंध चाहिए, आर और एफ के बीच संबंध। तो हमारा क्या होगा? सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बराबर क्या होगा? सी एफ प्लस पी एफ, ये होगा, यही बनेगा हमारा, यही बनेगा। अब अगर हम देखते हैं हमारा जो सी एफ है, हमारा सी एफ किसके बराबर है? जो हमारा सी एफ है वो किसके बराबर है? सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के। सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के।
समीकरण देखो, समीकरण 3 से देखने पर, समीकरण 3 से यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से है। हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा CF है और BF के बराबर होता है, जो CF है और BF के बराबर होता है। समीकरण 3 से हमारा CF BF के बराबर होता है, CF BF के बराबर होता है। क्यों होता है? अगर यहाँ हम एक अवलंब खींचेंगे, तो AI बनता है और AR बनता है। तो अब एकांतर कोण होगा AI, तो यहाँ भी I होगा, तो A है एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण है, तो I हो गया। अब हम जानते हैं आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है I = R, यानी दो कोण बराबर हो गए, दो भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। CF बराबर BF लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ देखते हैं, अब जो CF है वो किसके बराबर हो जाएगा? CF को हम क्या लिख सकते हैं? CF को हम क्या लिख सकते हैं? CF को क्या लिख सकते हैं? BF। CF क्या लिख सकते हैं? BF प्लस PF। अब BF हमें तो पता नहीं है, अब BF किस पर नोट करेंगे? समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अगर यहां देखेंगे समीकरण 4, अब यहां लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। यदि समीकरण 4 से देखेंगे तो हमारा समीकरण 4 से क्या बनेगा? समीकरण 4 से क्या बनेगा? समीकरण 4 से हमारा क्या है? समीकरण 4 से हमारा जो BF है वो किसके बराबर है? PF के बराबर है। BF किसके बराबर है? PF के बराबर है। तो BF जब PF के बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? CP बराबर PF प्लस PF। तो हम लोग फाइनली आंसर का पाएंगे CP बराबर 2PF। क्या हो जाएगा? 2PF। अब CP हम जानते हैं, CP क्या है? CP बराबर क्या है? R है। यहां से हम लोग क्या जान रहे हैं? CP बराबर क्या है? R है, और PF बराबर क्या है? F है। क्या है? F है, राइट। जब ये जानते हैं, और ये किस तरफ है? एक किस तरफ है? दर्पण से बाएं तरफ है, दर्पण से बाएं तरफ है, तो ये दूरी क्या होगी? -R होगी और -F होगी। तो हमारा CP क्या है? -R है, और PF क्या है? -F है। जब इससे हल करेंगे हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा 2F = R। ये बनेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा क्या? माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा 2F = R, राइट। या F इक्वल का आ जाएगा R/2। जहां F क्या है? फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी। और R क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, मानक चित्र में एक करना कुछ नहीं, मानक चित्र में क्या है? दर्पण है, ठीक है। उस पे आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर AB है, तो ऐसे जाएंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर कर दिखा देंगे, और इसमें एकांतर कोण दिखा देंगे। एकांतर कोण दिखेंगे तो एकांतर कोण दिखाते ही हमारे त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे, दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई तो हमारा दिखा देंगे, और हम दिखा देंगे यदि आपतित किरण दर्पण ध्रुव के अत्यंत समीप हो तो हमारा जो PF है BF के बराबर हो जाएगा। बस इतने करते ही हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ले सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इस प्रकार है
इस प्रकार हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट तक कहाँ बढ़े, ए बी पॉइंट हमारे 3 पॉइंट अब हमारा सॉल्व हो गया। पहला कौन सा है, पहला प्रवर्तन नियम लगा दिए और दूसरा आपतित पीरियड लगा दिए और तीसरा समीपन लगा दिए। इन 3 में हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पेपर में कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में सम्मत r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो हम लोग मानेंगे चित्र में क्या है, हम लोग मानेंगे चित्र में क्या है, एम एन अवतल दर्पण है, एम है, ए एन है अवतल दर्पण है। एम एन क्या है, अवतल दर्पण है। आपतित किरण ए बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, आपतित किरण ए बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये तो शॉर्टकट में लिख दिया, लेकिन मुख्य फोकस से होकर जाती है। या ऐसे लिख सकते हैं, आपतित किरण ए बी मुख्य अक्ष समांतर है और प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। तो हमारा ए बी समांतर हो जाएगा पीसी तक, तो पीसी इक्वल आर है और पीएफ इक्वल क्या है, एफ है, पीएफ इक्वल एफ है, स्मॉल एफ। इसे स्मॉल एफ में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, राइट। सिद्ध करना है आर बराबर 2f और एफ बराबर r/2। इतना हमें सवाल में दिया है, इतना हमें सवाल में दिया है। तो हम बनावट सी को बी से मिलाया जो अब बीसी अभिलंब है, सी को बी से मिलाया जो बीसी क्या है, अभिलंब है। सी को हमने किससे मिला दिया, बीसी से, जो क्या है, अभिलंब है। हालांकि अभिलंब मुझे पहले ही पता होना चाहिए, ये आपतित कहाँ होगी। ये जितना आपतन कोण होता है उतना हमारा क्या होता है, जितना आपतन कोण होता है, जितना आपतन कोण होता है उतना ही प्रवर्तन कोण होता है। ये मुझे पहले ही पता होना चाहिए। तो अभिलंब है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारा परिमाण में ए बी समांतर है पीसी, तो हमारे एक कोण क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर हो जाएंगे। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो बी सी एफ आई हो जाएगा और सी बी एफ क्या हो जाएगा, आर। सी बी एफ क्या हो जाएगा, सी बी एफ क्या हो जाएगा, आर। सी बी एफ क्या हो जाएगा, आर। सी बी एफ क्या होगा, आर। सी बी एफ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई बराबर आर हो जाएगा। अब एकांतर कोण, अब त्रिभुज में दो कोण बराबर दिखे हैं, त्रिभुज में के अंदर ही दो कोण क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। बी सी एफ और सी बी एफ क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो बी एफ बराबर सी एफ लिख सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अति निकटतम से आपतित होती है तो हमारा पीएफ किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा। जो पीएफ होगा हमारा, जो पीएफ होगा वो बीएफ के बराबर हो जाएगा। पीएफ किसके बराबर होगा, बीएफ के बराबर है। तो ये गलत है, ये हमारा गलत है। पीएफ किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ किसके बराबर होगा, पीएफ किसके बराबर हो जाएगा, बीएफ के, पीएफ बीएफ के बराबर होगा। अब हम जानते हैं पीसी बराबर पीएफ प्लस सीएफ, और पीएफ बराबर पीसी बराबर आर होता है और पीएफ बराबर क्या होता है, एफ होता है, स्मॉल एफ। तो सीएफ नहीं पता है, सीएफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट पीएफ लिख सकते हैं। पहले सीएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीएफ। सीएफ क्या लिख सकते हैं, बीएफ। सीएफ क्या लिखेंगे, बीएफ, और बीएफ को क्या लिख सकते हैं, बीएफ को हम लोग लिख सकते हैं पीएफ। तो इसको डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पीसी बराबर 2 पीएफ हो जाएगा। तो आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आर बराबर जब इसका वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू रखेंगे तो आर बराबर 2f मिल जाएगा। तो एफ बराबर r/2 यहाँ से प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये अगर समझ में आ गया होगा जो मैक्रो रूप से बताए हैं, तो ये भी आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन नियम से हो जाएगा, आपतित किरण मुख्य अक्ष समांतर ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। और अपने आप से बना ले, चित्र में क्या है, दर्पण है M1M2, इसके आपतित किरण है ए बी है, मुख्य अक्ष समांतर है, मुख्य अक्ष समांतर है। तो कहाँ से परिवर्तित होकर जा रहे, फोकस से होकर जा रहे, कहाँ से होकर जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे, कहाँ से होकर जाएंगे, फोकस से, राइट। मुख्य अक्ष समांतर फोकस होकर जाएगी। अब फोकस होकर जाएगी तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे, एकांतर कोण लगा देंगे। क्या लगा के देंगे,
परिवर्तन नियम, फिर एकांतर कोण। एकांतर कोण से हमारे दो भुजाएं बराबर हो जाएंगे। इस पे हम लोग अगला कदम उठा लेंगे। अगर उम्मीद है इतना समझ आ गया तो नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए। चिन्ह प्रपाटी भी पढ़ना है। अब इसमें हम देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होगा। उत्तल दर्पण के लिए किस दर्पण के लिए अभी देखे थे? अभी हम देखे थे अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए देखे थे? अवतल दर्पण के लिए। ये किसके लिए था? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग किसको देखेंगे? अब हम लोग किसको देखेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये हम लोग देखेंगे। राइट। अब जब इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग अब यहाँ क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। राइट। अब अगर ये देखो इस तरफ क्या की गई है? कलर की गई है। तो मानो ये चित्र में एक उत्तल दर्पण क्या है? M1 और M2 है। क्या है? M1 M2 है, जिसका दर्पण ध्रुवीय है, वक्रता केंद्र है। ठीक है। इससे मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्यच कहलाती है। इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा, मुख्यच कहलाती है। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित की जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित की जाती है। एक प्रकाश किरण क्या आपतित की जाती है? AB। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित की जाती है। अब आपतित कर दी गई है तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यहाँ हम नहीं ये नियम रटेंगे कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ हम देखेंगे क्या वास्तव मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे परिवर्तन का नियम। क्या लगा देंगे? परिवर्तन नियम। परिवर्तन नियम क्या कहता है? आपतित किरण अवलंब तीनों एक ही बिंदु होते हैं, जिससे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। सबसे पहले अवलंब कहां से मिलता है? केंद्र से आपतन बिंदु की ओर बाहर जाने वाली रेखा। केंद्र से आपतन बिंदु से बाहर जाने वाली रेखा को हम लोग अवलंब कहते हैं। केंद्र से आपतन बिंदु से बाहर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अवलंब कहते हैं। केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा को अवलंब कहते हैं। लेकिन सत्य क्या है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अवलंब तीनों के बिंदु। जहां आपतित किरण अवलंब वहीं से गुजारेंगे। तो अब दूसरा नियम कहता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण ए बने अवलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और जितना आपतन कोण उतना प्रवर्तन कोण 8 बनेगा, उतना हमारा 8 बनेगा। तो हमारा जितना I बना है उतना R से होके क्या हो जाएगी? ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगी। अब किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी? 8 होगी। 8 से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी?
आर होगी, और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी ये दूरी क्या होगी, स्मॉल एफ होगी। ये तो पता ही है, राइट। अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारे ये आपतित क्रिया परिवर्तित क्रिया ऐसे हो गई, ये आई इक्वल आर हो गया। क्या हो गया, आई इक्वल आर। अगर अब यहाँ तुम इससे कल्पना करके आगे बढ़ा दो, इससे भी आगे बढ़ा दो, कल्पना कर लो ये ऐसे सीधे चली जाएगी। अगर अब तुम यहाँ ध्यान से देखो तो दो समान परिवर्तन नियम से आवर्तन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। परिवर्तन नियम से आवर्तन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होंगे परिवर्तन नियम से, ठीक है। अगर अब यहां अगर तुम देखो तो ये जो है ये जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा आई, यहां भी आई बन जाएगा, और ये हमारा आर है। क्या है, ये हमारे आर है। शीर्षक भूमुख कोण लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ शीर्षक भूमुख कोण क्या बन जाएगा, यहाँ आर बनेगा, यही बनेगा। हम शीर्षक भूमुख कोण देख रहे हैं, शीर्षक भूमुख कोण ए आई हो गया, ए आर हो गया, राइट। ए आई हो गया और ए आर हो गया शीर्षक भूमुख कोण से। शीर्षक भूमुख कोण कौन सा कोण लगा है यहाँ पर, शीर्षक भूमुख कोण, शीर्षक विमुख कोण, शीर्षक विमुख कोण। जब शीर्षक विमुख कोण लगा है तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये आई इसके बराबर हो गया, आर इसके बराबर हो गया। अब यही आर क्या बन रहा है, त्रिभुज के अंदर आ गए। ये जो आर है किसके अंदर आ गया, त्रिभुज के अंदर आ गया। अगर ध्यान से देखो आर क्या है, एक कोण है, ठीक है। और आई भी क्या है, एक कोण है। आई को आपतन कोण कहेंगे, आर को परिवर्तन कोण कहेंगे। अब आई देखो, अगर ये वाली भुजा देखो ध्यान से, इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को, ये क्या है, समांतर रेखा है, और ये भी समांतर रेखा है, और क्या है, ये बीसी क्या है, तिर्यक रेखा। बीसी क्या है, बीसी क्या, तिर्यक रेखा। तो यहाँ आई बना है तो यहाँ भी तो आई बनेगा। अगर यहाँ आई है तो यहाँ भी आई बनेगा, यहाँ आई है तो यहाँ आई बनेगा एकांतर कोण से। पहले शीर्षक विमुख कोण लगा दिए, फिर कौन सा लगेगा, एकांतर कोण। क्या लगेगा, एकांतर कोण। क्या लगेगा, एकांतर कोण, राइट। एकांतर कोण से हमारा क्या हो जाएगा, ए आई है तो ए भी आई हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं दो कोण लग गया, दोनों कोण लग गया। अब हम जानते हैं प्रकाश प्रवर्तन नियम से, प्रकाश प्रवर्तन नियम से, प्रकाश प्रवर्तन नियम से, प्रवर्तन नियम से, प्रकाश प्रवर्तन नियम से क्या होता है, आई इक्वल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई इक्वल क्या हो जाएगा, आर। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, आई इक्वल आर। तो जो ए आई है ये क्या बन जाएगा, आई इक्वल आर बनेगा नहीं, आई इक्वल आर बनेगा नहीं। तो आई इक्वल क्या ले सकते हैं, आई बराबर हम क्या ले सकते हैं, आई बराबर क्या ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं। अब अगर इसमें देखते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों कोण त्रिभुज के अंदर के दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, ये दोनों भुजाएं, अगर दो कोण बराबर, इसका सम्मुख कोण सम्मुख भुजा हो गए ए हो गए, और इसका सम्मुख भुजा क्या हो गए ए, यानी हमारा ये दोनों कोण बराबर हो गए। ये क्या हो गया, आई इक्वल आर हो गए, तो हमारी भुजा क्या हो गए, ए भुजा सी एफ और बी एफ क्या हो जाते हैं, बराबर हो गए। तो यानी ए वाली जो हमारी है इसके बराबर हो गए, ए वाले इसके बराबर हो गए। कोण कौन कौन से बराबर हुए, कोण हमारे ए से बराबर हुआ। परिवर्तन नियम से हमारे आई इक्वल आर हो गए, परिवर्तन नियम से हमारा आई इक्वल आर हुए। जब परिवर्तन नियम से आई इक्वल आर हुए तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा कोण भी अंदर जो बन रहा है, जो अंदर कोण बन रहा है, कौन कौन सा अंदर कोण कौन सा बन रहे हैं,
लिख लो। पहला है एफ बी सी, एफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी सी, एफ बी सी बराबर एफ सी बी, एफ सी बी, ये बराबर हो गया। अगर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों क्या हो गया, आई हो गए या आर हो गए, आई हो गए या आर हो गए, या तो आई बोल सकते हैं या तो आर बोल सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगी। यानी जो हमारा सी एफ है तो किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर। सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर। सी एफ हमारा किसके हो गया, बी एफ के। अब सी एफ बी एफ के बराबर हो गया, तो अब इसमें अगला स्टेप हम लोग ये देखते हैं कि ये देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप देखते हैं, आपतित किरण इसके बहुत समीप हो जाए, आपतित किरण इसके समीप हो जाए, आपतित किरण ध्रुव के समीप हो जाए, आपतित किरण, आपतित किरण ध्रुव के समीप हो जाए, आपतित किरण ध्रुव के समीप हो जाए, आपतित किरण ध्रुव के क्या हो जाए, समीप हो जाए। यदि आपतित किरण ध्रुव के समीप हो जाए तो हमारा ये जो होगा एक बिंदु कहाँ हो जाएगी, एक इस पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। तो हमारा जो बी एफ है वो किस पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, पी एफ पे। तो हमारा जो बी एफ होगा किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। बी एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर। तो हमारा यहाँ से एक समीकरण इसे मान लो और एक समीकरण इसे मान लो, एक समीकरण इसे मान लो, दो समीकरण हो गया। अब हम एक्चुअल पे आते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या कहता है, एक्चुअल हमें क्या चाहिए, आर और एफ, एफ आर चाहिए। तो हमें ए निकाल सकते हैं, सीपी बराबर, सीपी बराबर क्या मिल रहा है, सीपी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, यही है, पी एफ प्लस सी एफ। अब समीकरण 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 2 और 1 से, समीकरण 2 और से 1 से देखेंगे तो सी एफ किसके बराबर है, सी एफ किसके बराबर है, बी एफ के। सी एफ किसके बराबर, बी एफ, बी एफ किसके बराबर, पी एफ। तो फाइनली हमारा क्या बन रहा है, सीपी बराबर पी एफ, और सी एफ को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर क्या है, बी एफ, बी एफ बराबर क्या है, पी एफ। तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं पी एफ, क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सीपी है क्या है, सीपी है, सीपी क्या आर है, एक दर्पण ध्रुव क्या है, दाएं तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पीएफ क्या है, पीएफ क्या है एफ, और किस तरफ है, दर्पण ध्रुव से दाएं तरफ तो प्लस हो जाएगा। इसका मान यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा, इसका मान इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे आर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए बी एफ हो जाएगा और ए बी एफ हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई 2 हमें प्राप्त हो गया। लो एकदम आसान था, कुछ करना नहीं था, एकदम सही था। बस इसमें देखो शीर्षक विमुख कोण लगा दो, एकांतर कोण लगा दो, शीर्षक विमुख कोण लगा दो, एकांतर कोण लगा दो। शीर्षक विमुख कोण एकांतर कोण लगा दिए। जब शीर्षक विमुख कोण एकांतर कोण हमारा लगे, शीर्षक विमुख कोण से आई आर आ गया, अब एकांतर कोण से हमारा ए आई यहाँ आ गया। अब प्रकाश प्रवर्तन नियम से हमारा आई बराबर आर हो गया। जैसे आई बराबर आर हुई तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो अब हमारा अगला कंडीशन होगा कि हमारे इससे अत्यंत समीप ला दें, इससे अत्यंत समीप ला दें। अगर ये भुजा इसके बराबर हो गया, अब इसके बराबर हमें क्या दिखाना है, ये भी दिखाना है। इसके बराबर दिखाने के लिए इससे जब अत्यंत समीप लाएंगे तो हमारा पीएफ बीएफ के बराबर हो जाए। पीएफ बीएफ के बराबर दिखा तो बस उसको समीकरण संतुष्ट कर दो, फॉलो हो गया। जिस प्रकार इसमें नोट कर लीजिए, जिस प्रकार आपने इसमें देखा, इसमें देखा, इस प्रकार इसमें देखा गया, इसमें तो भी यही देखा गया था, इसमें भी सेम यही देखा गया। परिवर्तन नियम, यहाँ एकांतर कोण लगा दिए, एकांतर कोण हमारा इसमें लगा। पहले परिवर्तन का नियम देख लिए, आई इक्वल आर, परिवर्तन नियम क्या है, आई इक्वल आर लगा दिए। और फिर इसमें हमने क्या लगा दिया, ये मुख्य समांतर है तो एकांतर कोण लगा दिए।
मुख्य अक्ष समांतर एकांतर कोण। तो हमारे ए आई है तो ए भी हमारा आई, ठीक है, ए आई तो ए भी आई। अब परिवर्तन नियम से आई इक्वल आर, परिवर्तन नियम से क्या हो जाएगा, आई इक्वल आर, परिवर्तन नियम से आई इक्वल आर। तो हम लोग पहले इसको दिखा दिए, फिर हम लोग क्या दिखाते, परिवर्तन नियम से आई इक्वल आर जैसे हो दोनों भुजा क्या हो गए बराबर, पी एफ बराबर नहीं बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। जब बी एफ बराबर सी एफ हो गया तो अगले स्टेप होगा कि इससे हम अत्यंत समीपला दें। तो हमारा जो पी एफ है बी एफ के बराबर, जैसे पी एफ बी एफ के बराबर हुआ वैसे हमारा आंसर फाइनली आ गया, सेम है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एकांतर कोण लगाना पड़ा था, इसमें सिर्फ एकांतर कोण की बात चली थी, किसकी, एकांतर कोण की बात, इसमें सिर्फ एकांतर कोण, और उसमें उत्तल दर्पण वाले में एकांतर कोण शीर्षक मुख कोण दोनों चले थे, एकांतर कोण और शीर्षक मुख कोण दोनों बातें चली थी। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नोट कर लीजिए। तो आज हमने वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखा, वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो आप इससे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।